हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्न से रिलेटेड कुछ बातें करने जा रहा हूँ। जैसे पूछा जाता है बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम क्या है, व्हाट इज बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। तो ये है क्या, आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड ए बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम। आरबीआई ने लाया इसको बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम को इन द कंट्री ऑन जून 14, 1995 में 1995 में लाया फॉर गिविंग ए सॉल्यूशन फॉर कस्टमर्स कंप्लेंट। कस्टमर का शिकायत को सॉल्व करने के लिए स्कीम लाया गया, 1995 में लाया गया। ठीक है, ये स्कीम को लाया गया। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक आदमी को नियुक्त कर दिया जाता है, एज ए ओम्बड्समैन नियुक्त कर देता है आरबीआई, अपॉइंट कर देता है। और उसको ये कहता है कि यदि कोई कंप्लेन जो ब्रांच मैनेजर से नहीं सॉल्व हो रहा है, जिस ब्रांच का जो कंप्लेन है उस ब्रांच का मैनेजर यदि उस कंप्लेन को नहीं सॉल्व कर पा रहा है, उस कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो कस्टमर जो है अगला स्टेप क्या कर सकता है, तो अगला कंप्लेन दर्ज कराएगा बैंकिंग ओम्बड्समैन के बाद। और बहुत सारे बैंकों में बैंकिंग ओम्बड्समैन का फोन नंबर और नाम लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो वो कंप्लेन वहां दर्ज कराएगा। तो बैंक कस्टमर कैन send their complaints to these ombudsmen if concerned bank failed to satisfy them। और यदि वो सेटिस्फाई करने में कस्टमर को बैंक जो है फेल हो जाता है, तो क्या होगा, वो व्यक्ति कहां जाएगा, बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाएगा। These ombudsmen will take necessary action। और ये एक नेसेसरी एक्शन लेगा एंड विल टेक नेसेसरी एक्शन एंड विल इंश्योर ए रिलीफ टू कस्टमर। और इंश्योर करेगा रिलीफ का कस्टमर को। राइट, ये दो बार लिखा गया है ना, इसको काट दे रहा हूं मैं, एक ही चीज दो बार लिखा गया है। यू विल टेक नेसेसरी एक्शन एंड विल इंश्योर ए रिलीफ टू कस्टमर। तो इस प्रकार से आपने देखा क्या, बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास कंप्लेन जाएगा यदि ब्रांच लेवल पे सॉल्व नहीं होता है। अब इमेजिन कीजिए कि बैंकिंग ओम्बड्समैन भी वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है, तो अब अगला स्टेप क्या करेगा, कस्टमर कहां तक जाएगा भाई कंप्लेन लेकर कर, तो वो आरबीआई का डिप्टी गवर्नर के पास जा सकता है अपना शिकायत को दर्ज करने के लिए। बस इससे ज्यादा वो कोई कस्टमर आगे नहीं जा सकता है। तो यानी पहला काम क्या है, यदि मेरा ब्रांच में मान लीजिए मैं ब्रांच मैनेजर हूं और कोई कस्टमर कंप्लेन लेकर आया और मैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो क्या होगा, वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाएगा। और बैंकिंग ओम्बड्समैन भी यदि सॉल्व नहीं कर पाया उसका प्रॉब्लम को, तो वो फिर डिप्टी गवर्नर आरबीआई के पास जाएगा। और अब मैं बताना ये चाह रहा हूं, आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और एक गवर्नर होता है। और आरबीआई क्या है भाई, तो आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंक है ना, एपेक्स बॉडी है, यही रेगुलेटरी बॉडी है, सभी बैंक के लिए रूल एंड रेगुलेशन को लाता है आरबीआई। आरबीआई का बहुत सारा फंक्शन भी है, उसमें करेंसी इशू करना भी एक फंक्शन है ना, बैंकों का बैंक्स कहलाता है, बैंकर्स बैंक कहलाता है। ठीक है, ये आरबीआई का फंक्शन है। अब हम आपको थोड़ा सा ये बताने जा रहा हूं, इन्फ्लेशन किसे कहते हैं। तो इन्फ्लेशन एक्चुअली है क्या, इन्फ्लेशन में गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू जो है बढ़ जाता है। गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और पैसे की वैल्यू गिर जाती है। पैसे का वैल्यू गिर जाता है और गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू बढ़ जाता है। या यूं कहें कि मार्केट में लिक्विडिटी जो है, पैसा जो है लोगों के पास क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, लोगों के पास बहुत ज्यादा हो जाता है और गुड्स एंड सर्विस कम पड़ जाता है। ठीक है, जिससे वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। लिक्विडिटी यानी पैसा जो है मार्केट में ज्यादा हो जाता है और गुड्स एंड सर्विस कम पड़ जाती है, इसी की वजह से वस्तु का कीमत बढ़ने लगता है। इसको ही इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन क्या है, 2 प्रकार का होता है, एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यदि किसी वस्तु का जो कीमत है ना, वो क्या हो रहा है, वस्तु की कीमत जो है डिमांड के बढ़ने से यदि बढ़ रही है, तो उसको कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड बढ़ा तो उसका कीमत बढ़ा, इसी वजह से उसका नाम पड़ गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लेकिन यदि कोई वस्तु की कीमत यदि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा लगने की वजह से हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको कहेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। यानी वो क्या हुआ, कॉस्ट जो है
ज्यादा लगने की वजह से उसकी कीमत बढ़ा, इसलिए उसका नाम पड़ गया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन आपने देखा दो प्रकार का, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये अब जैसे आरबीआई इंडिया का जैसे सेंट्रल बैंक है, उसी तरह से अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है वो सेंट्रल बैंक है, वो कहलाता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ अगले वीडियो में फिर कुछ और पॉइंट बताऊंगा इंटरव्यू में आने वाले पॉइंट को। ठीक है, और यदि ये वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।